हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्ड है 330, जो कि 315 के बाद अब ये 330 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको इन दोनों को इकट्ठे याद करना है, समझना है। 315 हमने करा था आइडेंटिफाइंग राइट एंड असेसिंग द रिस्क थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, आपने सब चीज़ों का पता लगा लिया। अब उसको पता लगाने के बाद जो भी आपको रिस्क मिले और रिस्क का जो भी आपने मेजरमेंट किया कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, उसके अकॉर्डिंगली आप अब अपने रिस्पॉन्सेस को क्या करेंगे, तैयार करेंगे। ठीक है, तो हम उसके अब देखते हैं कि उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है कि जब हम ये कहते हैं कि ऑडिटर अपने क्या क्या रिस्पॉन्सेस देगा। ठीक है, सो ठीक है, पहला चेक करते हैं। पहला सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले ये से बहुत शॉर्ट है पर सबसे बड़ा 315 था, ये वाला बहुत शॉर्ट है पर आपको पढ़ना दोनों को इकट्ठे है। ठीक है, तो पहला स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है, इस स्टैंडर्ड का पहला पॉइंट बोल रहा है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल। मैंने असर्शन लेवल बता दिया था, डिफरेंट लेवल्स होते हैं। नेचर जैसे आप बोल सकते हैं नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो असर्शन लेवल तो हर ट्रांजैक्शन का अलग अलग लेवल होता है। कोई अकाउंट बैलेंसेस होते हैं, फिर आगे जाके जर्नल एंट्री लेजर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर वो फाइनल स्टेटमेंट्स में हो जाते हैं। तो हर लेवल का असर्शन लेवल होता है। तो ऑडिटर क्या रिस्पॉन्स रहेगा जब उसको क्या मिल जाएगा, असेस रिस्क मिल जाएंगे, गलतियाँ मिल जाएंगी, है ना। असेस रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट कि जब वो असेस कर लेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, कंसिडर रीजंस, वो रीजंस को कंसिडर करेगा फॉर असेसमेंट गिवन टू रिस्क, आपने जो भी रिस्क फाइंड आउट किया है ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल। दैट मीन्स कहने का मतलब ये कि अगर असर्शन लेवल पे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्क मिलता है तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, ये ऑडिटर रीजंस को कंसिडर करेगा। ठीक है, तो कीवर्ड आपका आ गया यहाँ पर रीजंस, किस रिगार्ड में, रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट के रिगार्ड में क्या रीजंस हो सकते हैं फॉर असेसमेंट, जब उसे असेसमेंट करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है ऑब्टेन मोर परवेसिव ऑडिट एविडेंस। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिट एविडेंस को वो क्या करेगा, ऑब्टेन करने की कोशिश करेगा। द हायर द ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रिस्क, मतलब अगर मैं इसको लॉजिक में बोलूँ तो आप अगर इसको कैलकुलेशन को लिखें कि अगर आपका रिस्क ज़्यादा है तो आपका काम भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ यही बोल रहे हैं कि आपकी असेसमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए ऑडिटर को इस काम को करने के लिए क्या करने पड़ेंगे, मोर एविडेंसेस को कलेक्ट करना पड़ेगा। एविडेंसेस कलेक्ट होंगे तभी तो आप कंक्लूजन पे पहुंचोगे ना। तो पूरी सीरीज़ ऐसे ही होती है, पहले फाइंड आउट करना होता है, उसका असेसमेंट करना होता है, फिर उसके बाद उसके एविडेंसेस कलेक्ट करने होते हैं और फिर उसके बाद उसका कंक्लूजन डिराइव करना होता है। तो ऑडिटर को ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस तब लेने हैं जब वहाँ पर रिस्क का क्या मिले, असेसमेंट ज़्यादा हो, मतलब ऑडिटर को लग रहा है कि यहाँ पर रिस्क क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स तो तब हो गए जब आपका एसेस रिस्क की बात हो गई। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, हाँ नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, एक सेकेंड, फैक्टर्स दैट में वारंट अ रीटेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। मतलब आप कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, मतलब आपको बताने हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑडिटर को ध्यान में रखने हैं जब वो क्या करेगा, वारंट करेगा। वारंट मतलब जब वो एक फैसला लेगा कि हाँ मेरे को करना है क्या, रीटेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, मतलब उसको लग गया कि हाँ भाई कंट्रोल्स में गड़बड़े हैं, गलतियाँ हैं, जो चीज़ें कंट्रोल्स लगाने चाहिए थे जिससे रिस्क कम हो और बचे, मिटिगेट हो, एलिमिनेट हो, वो ना करके मैनेजमेंट ने कुछ गड़बड़े कर रखी हैं। तो अगर उसे लगता है कि रीटेस्टिंग करनी इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं। पहले फैक्टर, चेंजेस अफेक्ट रेलेवेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इन प्रीवियस ऑडिट। ठीक है, तो चेंजेस, क्या क्या चेंजेस, बदलाव हुए, वो किससे रेलिवेंट होंगे, रेलिवेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस, जो भी एविडेंस आपने लिए थे कब, इन द प्रीवियस ऑडिट। सो दीज आर नो लॉन्गर बेसिस फॉर कॉन्टिन्यूड रेलिवेंस। मतलब आप ये देखोगे क्या क्या पिछली ऑडिट से अब में क्या क्या चेंजेस हुए, बदलाव हुए, जिससे वो अब क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखते या रखते, दोनों देखने हैं। सो दीज आर नो लॉन्गर, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी पीछे बदलाव हुए तो अब वो इस वाली ऑडिट में रेलिवेंट हैं या नहीं है। इज़ देयर एनी रेलिवेंस, इज़ देयर एनी लॉन्गर बेसिस फॉर कॉन्टिन्यूड रेलिवेंस, कि कंटिन्यूएशन में ये रेलिवेंस रखेगा कि पिछले साल भी था, इस साल भी रहेगा, ऐसे चेक करना है, कंसिडर करना है। फिर ऑडिटर को क्या देखना है, ऑडिटर्स डिसीजन वेदर रिलाई ऑन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट, कि क्या पिछले ऑडिट में जो एविडेंस ऑब्टेन किया था वो वैसा इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट फॉर कंट्रोल्स
इज़ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, राइट। अब देखो पहले वाले केस में तो ये आप समझ जाओ कि पहले वाले केसेस में कुछ चेंजेस हुए होंगे, अब उस चेंजेस के ऊपर भी ऑडिटर को ये देखना है कि क्या वो रेलिवेंस है या नहीं। अब वाले केस में भी यही देखना है कि जो प्रीवियस ऑडिट के अंदर उन्होंने जो भी एविडेंस कलेक्ट किए थे, एविडेंस जो भी उन्होंने ऑब्टेन किए थे, वो अब इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, वो अब जो वो कंट्रोल्स, हाँ क्योंकि पिछले बार अगर आप सपोज करो लास्ट ईयर कोई इंटरनल कंट्रोल्स लगाए थे, उसके लिए आपने कोई ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करे थे, उस एविडेंस का रेलिवेंस आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या उसका रेलिवेंस, एक सेकेंड, तो क्या उसका रेलिवेंस अब है या नहीं है, नाउ रेलिवेंस अब है या नहीं है। तो आपको यही चीज़ देखना है कि वो मैटर आपका प्रोफेशनल जजमेंट है, मतलब ऑडिटर का अपने प्रोफेशनल जजमेंट लगाकर उसको चेक करना है कि एविडेंस जो भी मैंने पिछले ऑडिट के रिगार्ड में लिए थे, क्या वो इस बारी भी इंपॉर्टेंट है या नहीं। नेक्स्ट को थर्ड पॉइंट है द लेंथ ऑफ द टाइम बिटवीन रीटेस्टिंग कंट्रोल इज ऑल्सो मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। अगेन ऑडिटर को ये खुद से ही डिसाइड करना है अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगा के कि जो भी मैं कंट्रोल्स को रीटेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने पॉइंट पढ़ा रीटेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स, मतलब लास्ट के कंट्रोल्स और अब के कंट्रोल्स में कुछ चेंजेस हैं और उसमें कोई ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिसको मेरे को प्रोफेशनल जजमेंट लगा के देखना है कि क्या मुझे उन कंट्रोल्स का रीटेस्टिंग करना है या नहीं करना। तो बेसिकली उन्होंने बोल दिया थर्ड पॉइंट में कि आपको लेंथ ऑफ टाइम भी भाई साहब खुद देखना है, मतलब ऑडिटर के ऊपर ही डाल दिया ये कि आप अपनी प्रोफेशनल स्किल्स जजमेंट को अप्लाई करिए और इससे ये पता लगाइए कि क्या आपको इसकी रीटेस्टिंग करनी है। अगर आपको रीटेस्टिंग, तो आप ये कह सकते हैं कि अच्छा मुझे इतने टाइम में रीटेस्टिंग करनी है, ठीक है। और ये सब कुछ आपको कैसे करना है, अपनी प्रोफेशनल जजमेंट का इस्तेमाल करके, ठीक है। चलिए आगे थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वारंट करते हैं, मतलब बताते हैं क्या चीज़ रीटेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स, मतलब आपको कंट्रोल को रीटेस्ट करना ही करना है। मतलब अगर आपने अपने बिजनेस में, उसमें मैनेजमेंट के बिजनेस में, अगर मैं एंटिटी के पॉइंट ऑफ से बोलूँ कि अगर मैनेजमेंट अगर कुछ ऐसी चीज़ें कर रही है जो ऑडिटर के नज़र में आ गई है, तो ऑडिटर उनको देखते हुए ये श्योर कर लेगा कि हाँ भाई मुझे रीटेस्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उन चीज़ों को देखकर उसे गड़बड़ों का एहसास तो हो ही जाएगा। तो वो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों का अगर क्वेश्चन कभी भी पेपर में पूछे ना, तो वो हमेशा फैक्टर वर्ड यूज़ करेगा। तो आपको फैक्टर्स याद रखना है कि वो चीज़ें, वो सिचुएशंस, वो सर्कमस्टांसेस जिसको ऑडिटर देखते हुए प्रोसीड करेगा। तो अब बताइए कौन कौन से हो सकते हैं वो फैक्टर्स। पहला फैक्टर है डेफिशिएंट कंट्रोल एनवायरनमेंट, मतलब कंट्रोल्स ही नहीं है, मतलब जो आपके इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो आपने कम लगा रखे हैं या फिर क्या कैसे लगा रखे हैं, बेकार लगा रखे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट डेफिशिएंट मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, आप क्या कर रहे हो, नो मॉनिटरिंग ही नहीं कर रहे हो, मतलब गार्ड लगाना था तो गार्ड नहीं है, आधे टाइम सोता है, या फिर कैमराज हैं वो आधे टाइम वर्किंग नहीं होते, है ना। आपका जो भी एडमिन डिपार्टमेंट है वो आधे टाइम चीज़ों को कंसिडर नहीं करता, ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली नोट डाउन नहीं होती, तो कंट्रोल्स नहीं लगा रखे आपने चीज़ों के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट सिग्निफिकेंट मैनुअल एलिमेंट टू रेलिवेंट कंट्रोल्स, आपके जो भी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट मैनुअल एलिमेंट हुआ करते हैं, जैसे कि कैश को ध्यान में रखना, बैंक चीज़ों को चेक करना, रिकनसाइल करना, या कैमराज के ऊपर पूरी प्रॉपर रिकॉर्डिंग और चेकिंग रखना, तो वो टू रेलिवेंट कंट्रोल्स वो आपको देखने हैं कि अगर ऐसा कुछ पोजीशन लग रहा है तो वो भी गड़बड़ है। नेक्स्ट पर्सनल चेंजेस, अगर आपको लग रहा है कोई पर्सनल चेंजेस है सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल, आप जैसे मैनेजमेंट कोई कंट्रोल लगाना चाह रही है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्सनल चेंजेस कर करके उस एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल को बदल रहे हैं। अगर मैं करूँ सीनियर मैनेजमेंट ने तो कह दिया हाँ खरीद लो कैमराज और लगा दो और उसमें हर टाइम की रिकॉर्डिंग होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, सब चीज़ें कंसिडर करी, पर जो लोअर लेवल थी, जो मिडिल लेवल थी, उसने वो चीज़ को पूरी तरह नहीं किया। हाफ कैमराज ऑपरेशनल लगाए, हाफ कैमराज खराब लगाए, जिससे मतलब कि क्या हो, सारी चीज़ें रिकॉर्ड ना हो। नेक्स्ट पॉइंट चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, अगर ऑडिटर को लग रहा है कोई भी चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, इंडिकेट द नीड फॉर चेंज इन कंट्रोल, मतलब देखो अगर आपके पहले क्या था, पहले मैनुअली होती थी सारी चीज़ें, रिकॉर्डिंग, ट्रेसिंग, ऑडिटिंग सब कुछ मैनुअल था, है ना, पहले कैमराज नहीं होते थे, बट अगर सपोज करो अब ज़्यादा ज़रूरत है सिक्योरिटी गार्ड्स की, कैमराज की, और हर चीज़ पे रिकॉर्डिंग रखने की, जो मेकर है और जो चेकर है उनको अलग अलग करने की, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करने की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों की वजह से अगर आपको लगता है सर्कमस्टांसेस की वजह से चेंज आ रहा है, तो चेंज कंट्रोल में भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि सर्कमस्टांस में चेंज आने की वजह से कंट्रोल में चेंज आएगा, और वो अगर आपने नहीं किया तो वो भी ऑडिटर को लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पर भी गड़बड़ होने के चांस हो सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है डेफिशिएंट जनरल आईटी कंट्रोल। जनरल आईटी कंट्रोल्स वही सारे
आपने क्या ना बुक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस पे नज़र रखना, इनवॉइसेस मेंटेन करना, सपोर्टिंग्स रखना, है ना, अकाउंटेबल होना, चीज़ों के ऊपर कैमरास वगैरह लगाना प्रॉपरली, और एसेट्स का ध्यान रखना, ठीक है, और मीटिंग कंडक्ट करवाना, और सारे रिटर्न्स टाइमली भरना। तो ये जितने भी आपको जनरल कंट्रोल्स लगते हैं, ये है ना, ये सारे आपको यहाँ क्या करने होंगे, वो सारे आपको ध्यान में रखने हैं। पर अगर ऑडिटर को लगता है कि ये सारी चीज़ें नहीं हो रही क्योंकि वो डेफिशिएंट है इन कामों को करने में, अगर मैनेजमेंट डेफिशिएंट हो रही है, तो ज़ाहिर सी बात है वो कंट्रोल्स को क्या करेगी, रीटेस्ट करेगी। ठीक है, तो अब दोबारा से एक बारी मैं दोबारा से इस सारे को मार्क कर देती हूँ डिफरेंट कलर से, तो आपको ये पता चल जाएगा। तो फैक्टर्स क्या क्या ज़रूरी हैं, ये आ सकता है क्वेश्चन में कि कंट्रोल्स को रीटेस्ट करने के लिए। पहला आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट डेफिशिएंट है, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंट है, जनरल आईटी कंट्रोल्स डेफिशिएंट है, सर्कमस्टेंसेस में चेंज आ रहा है तो चेंज इन कंट्रोल नहीं किया उन्होंने, या फिर कोई पर्सनल खुद से मिलाकर चेंज कर दिए जिसका कंट्रोल पे प्रभाव पड़ रहा है, या फिर कोई मैनुअल एलिमेंट है जो कंट्रोल से जुड़ा हुआ है और उसमें भी इंपॉर्टेंट चेंजेस करने चाहिए, मतलब लोगों का इसमें हो सकता है मिलजुल। ठीक है, तो गाइज ये आपको 315 के साथ पढ़ना है क्योंकि तभी ये इसका रेलेवेंस आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा कि पहले आइडेंटिफाई करो और फिर अपने रिस्पॉन्सेज दो। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।